जय हिंद दोस्तों, बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। और हम इसमें पढ़ते हैं राजस्थान जीके का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। ठीक है, इसके लिए लेवल सिस्टम के लिए। और ये थ्योरी सेक्शन का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ना तो व्यू आते हैं, ना लाइक आते हैं, ना कमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रगल टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसमें सबके साथ ऐसा ही होता है। शुरुआत में किसी के जो चैनल ओपन करता है और जो पढ़ाना स्टार्ट करता है, तो शुरुआत में किसी के एक साथ 1 मिलियन व्यू तो होते हैं नहीं। ठीक है, तो नए टैलेंट को भी आप मौका दीजिए, वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब यही चैनल ग्रो कर जाएगा, तब इसके भी 1 मिलियन व्यू आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश्वर सभ्यता, तो राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है ये गणेश्वर सभ्यता। तो ये कहाँ पर मिलती है अपन को? तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीम का थाना सीकर के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? नीम का थाना सीकर के अंदर। इस नदी के किनारे ये विकसित हुई है। तो कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि नदी एक पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है और पानी के कारण ही खेती और पानी के कारण ही आर्थिक, व्यावसायिक, ठीक है, ये सारी व्यापार वगैरह पानी के माध्यम से ही होते थे पहले। ठीक है, क्योंकि यातायात के पानी के अलावा और कोई साधन थे नहीं दूर तक के व्यापार करने के लिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसके अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक, तो ये सब किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक कारण महत्वपूर्ण था इसलिए। ठीक है, और जीवन यापन करने के लिए भी पानी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत में देखा जब पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा था, तब सबसे पहला जीव जो बैक्टीरिया था वो पानी के अंदर ही उसका विकास हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पानी जीवन का आधार है। ठीक है, तो पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। ठीक है, तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब जो गणेश्वर सभ्यता है उसके उपनाम, किसी न किसी सभ्यता का उपनाम होता है। ठीक है, तो उपनाम का आधार क्या होता है कि वहाँ पे मिली हुई जो चीज़ें होती हैं या कोई भी अवशेष होता है, उनके नाम पर इसका किसी न किसी सभ्यता का उपनाम रखा जाता है। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो उसका उपनाम क्यों रखा गया? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि सर्वप्रथम जो नगर खोजा गया वो हड़प्पा था। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसका उपनाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी प्रकार गणेश्वर सभ्यता का उपनाम ताम्र संचयी सभ्यता, यानी कि यहाँ पर तांबे को इकट्ठा करने वाली जो लोग थे, जो प्रजाति थी वो रहती थी। ठीक है, इसलिए इसको ताम्र संचयी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तांबे की जो चीज़ें थी वो सर्वाधिक मात्रा में मिली है और तांबा भी सर्वाधिक मात्रा में मिला है। इसलिए ताम्रकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन, और यह ताम्रकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, चाहे भारत में हो चाहे दुनिया में हो, कहीं भी। उपनाम भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। अब ये भी आपको याद रखना है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत में सभी ताम्रकालीन, जितनी भी भारत में ताम्रकालीन सभ्यता मिली है या खोजी गई है, उन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में तांबे का उपयोग की गई वस्तुएं और चीज़ें और अवशेष मिले। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम कौन थे? तो वो थे R.C. अग्रवाल। ठीक है, या रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1977 में इसका उत्खनन किया। इसका कालक्रम क्या है? तो इसका कालक्रम है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 2800 ईसा पूर्व, यानी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व की है। ठीक है, जबकि ये 2800 ईसा पूर्व पहले की है। अब ये रेडियो कार्बन पद्धति क्या है? तो रेडियो कार्बन पद्धति का मतलब ये है, जैसे मान लो कार्बन 14 है, ठीक है, तो ये किसी अवशेष में होता है, तो कार्बन 14 जब तक इसको धूप मिलेगी तब तक ये डबल होता जाएगा, कार्बन 14 से ठीक है 28 हो जाएगा ऐसे। और जब यह मिट्टी के अंदर इसके ऊपर लेयर आ जाएगी और मिट्टी के अंदर ये दब जाएगा, तब ये टुकड़ों में विभाजित होने लग जाएगा। जैसे कार्बन 14 है तो फिर 7 होगा, 7 से फिर 3.5 होगा, ऐसे, तो ये टूटने लग जाएगा। तो जब इसको आधा होने में जितना समय लगेगा, जैसे आधा होने में 5700 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 5700 वर्ष। 14 से 7 होने में 5700 वर्ष लगते हैं।
ठीक है। तो उसी के आधार पर रेडियोकार्बन पद्धति के अनुसार किसी भी सभ्यता का या किसी भी वस्तु या जो भी अवशेष मिलता है उसका कालक्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा कि रेडियोकार्बन पद्धति क्या होती है। फिर अब गणेश्वर सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, विशेषता का मतलब यह है कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से सर्वाधिक ताम्र उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको ताम्र संचयी सभ्यता या भारत के अंदर सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अब ताम्र उपकरण जैसे चूड़ियाँ, फारसे, कुल्हाड़े, बाणाग्र, बाणाग्र मतलब बाण। ठीक है, यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा, तीर, सुइयाँ, भाले भी मिले हैं। ठीक है, और जो जितने भी उपकरण मिले हैं, ठीक है, उन सभी में 99% यानी कि 99% तक तांबा है। तो मतलब इसका तात्पर्य यह है कि वे लोग तांबे के अंदर मिक्स करने का जो पद्धति थी वो उसके बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, मतलब जैसे कांसा बनाने की जो पद्धति थी वो नहीं जानते थे। और कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं क्योंकि वो तांबा और टिन से मिलाकर कांसा बनाते थे। नेक्स्ट है तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे, जैसा कि अभी मैंने बताया। भवनों का निर्माण पत्थरों से पूर्णतः, ईंटों का बिल्कुल उपयोग नहीं। अब जो भवनों का निर्माण किया गया है गणेश्वर सभ्यता के अंदर वो पूर्णतः पत्थरों से, जबकि इसके बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पकी हुई ईंटों और कच्ची ईंटों से भी निर्माण मिलता है। मर्द पत्रों को कृपणवर्णी मध्यभांड कहा गया है। ठीक है, जो मध्यभांड मिले हैं वहां से मध्य पत्र मिले हैं उनको कृपणवर्णी मध्यभांड कहा गया है। भारत में प्रथम ताम्र उपकरण एक साथ किसी स्थान पर मिले हैं। ठीक है, तो वो है गणेश्वर सभ्यता। मतलब भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर अगर कहीं भी ताम्र उपकरण के एक साथ अगर उपकरण मिले हैं या जो भी एक साथ इतनी वस्तुएं जहाँ पर मिली हैं तो वो और कहीं नहीं बल्कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर मिली है। ठीक है, जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, इनका था ना शिखर में। प्रथम सर्वाधिक ताम्र उपकरण मिले हैं, इसलिए सभी ताम्रकालीन भारतीयों की संस्कृतियों की जननी से कहा गया है। ठीक है, तो ये थी पूरी गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, एक बार फिर से फास्ट रिवीजन देख लीजिए। गणेश्वर सभ्यता नेम का थाना शिखर में, कांतली नदी के किनारे विकसित, उपनाम ताम्र संचयी। ठीक है, और सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। और उत्खननकर्ता कौन थे इसके? तो आर.सी. अग्रवाल 1977 में। कालक्रम 2800 ईसा पूर्व। विशेषताएं: सर्वाधिक ताम्र उपकरण, मछली पकड़ने का कांटा, तीर, सुइयां और भाले, और सभी के अंदर 99% तक तांबा। मतलब वो ये धातुओं में मिश्रण से परिचित नहीं थे, तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे। भवनों का निर्माण पूर्णतः पत्थरों से मिलता है, जबकि इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर पकी हुई ईंटों और कच्ची ईंटों के उपयोग से भी भवन निर्माण के साक्ष्य मिले। मध्यभांडों और मध्यपत्रों को कृपणवर्णी मध्यभांड कहा गया है। भारत में प्रथम ताम्र उपकरण एक साथ अगर कहीं पे मिले हैं तो वो है गणेश्वर सभ्यता, इसलिए इसको भारतीय संस्कृतियों की, जो ताम्रकालीन भारतीय संस्कृतियां हैं उनकी जननी कहा गया है। नेक्स्ट है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यानी कि राजस्थान के दक्षिण में। यहाँ के लोग मतलब नगरी सभ्यता के लोग वैष्णव और भागवत संप्रदाय के अनुयायी थे। वैष्णव और भागवत संप्रदाय मतलब कि वो विष्णु भगवान के अनुयायी थे। ठीक है, कृष्ण भगवान के अनुयायी थे। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम एक तो नगरी है और दूसरा है मध्यमिका है। ठीक है, जो सिबी जनपद की राजधानी थी। मतलब जो महाजनपद था, जो महाजनपदों के अंदर आते हैं तो उसके अंदर जो सिबी जनपद था उसकी राजधानी थी मध्यमिका, और मध्यमिका को नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिका निकाय सिबी जनपद से लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, इसी से अपन को पता चला कि नगरी सभ्यता का अन्य नाम मध्यमिका है, जो कि सिबी जनपद की राजधानी थी। पाणिनि के द्वारा उल्लेख सभ्यता है। पाणिनि का जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नगरी सभ्यता का उल्लेख किया है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता है डॉक्टर D.R. भंडारकर, जो कि 1904 में इन्होंने उत्खनन किया था सर्वप्रथम। कौन है? D.R. भंडारकर। अब यहाँ से एक मंदिर मिला है। ठीक है, नगरी सभ्यता से एक मंदिर मिला है जिसके 2 शिलालेख हैं। ठीक है, 2 शिलालेख हैं। जो पहला शिलालेख है उसको बोलते हैं गोसुंडी का शिलालेख, और जो दूसरा है उसको है हाथीपाड़ा का शिलालेख। ठीक है, पहला है गोसुंडी का शिलालेख, ठीक है, और दूसरा है हाथीपाड़ा का शिलालेख। इन दोनों की खोज जो है गोसुंडी और हाथीपाड़े की 1887 के अंदर की गई। किसके अंदर? 1887 वर्ष के अंदर। किसके द्वारा? श्यामल दास दत्तीवाड़े के द्वारा। श्यामल दास दत्तीवाड़ा के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, वीर विनोद ग्रंथ लिखा गया है, उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है।
ठीक है। तो नगरी सभ्यता के अंदर मंदिर मिला है, मंदिर के दीवारों पर या दीवारों के पास में 2 शिलालेख मिले हैं, ठीक है, जो पत्थरों के होते हैं शिलालेख, आपको पता ही है। गोसुंडी और हाथीपाड़ा का खोज कब हुई? 1887 के अंदर। किसने की? श्यामलदास दिवाड़िया द्वारा खोजे गए। अब सर्वप्रथम गोसुंडी शिलालेख को जो अगर पढ़ा गया है तो वो किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो वो है D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है। राजस्थान के वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है गोसुंडी के शिलालेख को, ठीक है। तो गोसुंडी के शिलालेख को सर्वप्रथम D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है ये। संपूर्ण राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर भी माना जाता है किसको? नगरी सभ्यता के अंदर मिले मंदिर को। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शुंगकालीन मंदिर इसको भी कहा जाता है और D.R. भंडारकर द्वारा जो इसे खोजा गया था, ठीक है। अब एक बार यहाँ से ये देख लीजिए, गोसुंडी शिलालेख 1887 के अंदर सर्वप्रथम खोजकर्ता श्यामलदास दिवाड़िया, जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा है, सर्वप्रथम पढ़ा गया किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा। और यह वैष्णव संप्रदाय का सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन राजस्थान के अंदर शिलालेख माना जाता है। राजस्थान में वैष्णव और भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा नगरी सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।